जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बुक आप लोग को लॉन्च हुआ था, उसमें से आप लोग को 6 तक कंप्लीट करा दिया गया है। हल प्रश्न पत्र संख्या 6 तक कंप्लीट है। और देखिए, इसमें आप लोग को 7 प्रैक्टिस सेट जो इसका आपको है हल प्रश्न पत्र, इसका व्याख्या सहित 7 आप लोग को सेट नंबर 7 देखने को इस वीडियो में मिलेगा। तो आप लोग जा कर के वीडियो देखिए और पूरा वीडियो देखिए। और यह भी 6 तक नहीं देखे हैं तो इसको भी जा कर के देख लीजिए। आप लोग सभी प्ले लिस्ट में वीडियो उपलब्ध है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, तभी जा कर के आप लोग का रिजल्ट होगा। जी तोड़ मेहनत कीजिए। तो चलिए, आप लोग को कम समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका पहला प्रश्न, पहला क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, दुर्वस्था हो जाएगा। और देखिए, दुर्वस्था का अर्थ होता है दुर्दशा होता है, दुर्दशा होता है। और यहाँ देख लीजिए अशुद्ध है और यहाँ शुद्ध है। इसको देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे अनिष्ट इस तरह से होगा और यहाँ तदोपरांत जो है इस तरह से शुद्ध में होगा और निरीक्षण इस तरह से शुद्ध में होगा। आप लोग इसे देख लीजिए। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 2 नंबर। देखिए कि आइडेंटिफाई द predicate in the sentence and choose the correct option give below। यहाँ पे स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन आपको बी हो जाएगा कि द यूज ऑफ एडवर्सिटी। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 3 नंबर देख लीजिए कि राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया है। तो इस वाक्य में आपको सकर्मक क्रिया हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसका अकर्मक क्रिया हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं कि राम खेल रहा है, इसमें खेलना अकर्मक क्रिया है। और अकर्मक क्रिया वहाँ होती है जहाँ कर्ता द्वारा किया गया कार्य किसी अन्य चीज़ को प्रभावित न करे। यहाँ सकर्मक क्रिया हो जाएगा कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर न पड़ कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ता है, वह आम खाता है, यह आपको सकर्मक क्रिया हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं आगे कि संयुक्त क्रिया जो किसी 2 या 2 से अधिक वस्तुओं से मिलकर बनी होती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया है और उसने दूध पी लिया है, यह आपको हो जाएगा आपको संयुक्त क्रिया। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 4 नंबर है कि चूज द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम चॉइस गिवन टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुल। यहाँ पे देखिए आई नीड यहाँ पे ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। आई नीड पेट्रोल फॉर माई कार हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट पेट्रोल हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं 5 में। देखिए कि चूज द करेक्ट, यहाँ पे साइनोनिम्स पूछ रहा है। तो यहाँ पे साइनोनिम यहाँ पूछ रहा है से का, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ देखिए कोई हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 6 नंबर। देखिए कि दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है। तो इसमें कौन हो जाएगा, ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि हो जाएंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि। देख लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे दलित साहित्य जूठन आत्मकथा के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है। और हिंदी में दलित साहित्य एक साहित्यकार यहाँ ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचनाएँ देख लीजिए कि आत्मकथा जूठन हो जाएगा। कविता संग्रह आपको यहाँ देख लीजिए कि सदियों का संताप वशश वस्तु हो चुका, बहुत हो चुका, अब और नहीं, शब्द झूठ नहीं बोलते। यहाँ पे देख लीजिए कि कहानी संग्रह हो जाएगा कि सलमा घुसपैठी है, हम्मा एंड आदर। और यहाँ पे देखिए आलोचना में हो जाएगा कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र मुख्य धारा और दलित साहित्य सफाई देता। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए तुलसीदास की रचनाएं देख लीजिए, मूर्ध हिया है और मणिकार्णिका है। और यहाँ पे दया पावर की रचना हो गया, दया पवार। 7 नंबर देख लीजिए कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर यहाँ नेगेटिव टू असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिव बेलो। तो यहाँ आ गया देयर हैपेंस टू बी नो स्मोकिंग विथआउट फायर। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा आपको कि नेवर देयर इज स्मोकिंग देयर इज फायर। ऑप्शन आपको डी सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 8 नंबर हो गया। देखिए यहाँ पे कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। ही यूजेज टू एग्जामिन एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ द पैसेंजर्स। यहाँ हो जाएगा ऑप्शन सी डी आपको हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा
कि वह यात्रियों के प्रत्येक दस्तावेज की जांच करता था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 9 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है। तो यहाँ आपको झांसी की रानी हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, इसकी कहानी और देख लीजिए कि बिखरे मोती, कहानी संग्रह बिखरे मोती आपको 1932 में, और उन्मादिनी जो है यह आपको 1934 में हो गया। सीधे साधे चित्र जो हो गया आपको 1947 में, यह आप मतलब संग्रह किया गया था कहानी को। और यहाँ देख लेते हैं कि बाल साहित्य में झांसी की रानी हो जाएगा, और सभा का क्षेत्र, और यहाँ पे देखिए कदम्ब का पेड़, यह आपको बाल साहित्य इनके द्वारा लिखा गया था, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए कि कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की कविता संग्रह है, और यहाँ कुकुम्ब हिंदी के प्रसिद्ध कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। और युग, यहाँ देखिए युग चरण के लेखक माखनलाल चतुर्वेदी हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 10 नंबर कि अज्ञेय कि अरे यायावर रहेगा याद किस विधा से संबंधित है। तो आपको यात्रा वृत्तांत हो जाएगा, यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, लीजिए कि अरे यायावर रहेगा याद अज्ञेय जी का यात्रा वृत्तांत है। अज्ञेय जी का अन्य यात्रा वृत्तांत एक बूंद सहसा उछली 1960 भी है। और यहाँ देख लेते हैं कि और यहाँ कविता संग्रह इनकी है, जैसे देखिए भगन दूत हो जाएगा जो 1933 में, और चिंता जो हो गया 1942 ईस्वी में यह संग्रहित किया गया था। और यहाँ पे देख लीजिए कि हरी घास पर क्षण भर, यह भी उन्हीं का है, अज्ञेय जी का। तो चलिए आगे देख लेते हैं, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 11 नंबर देखिए कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, इति जोड़ आदि हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं नोट में कि इत्यादि शब्द यण संधि है, कौन यण संधि हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं कि यण संधि का उदाहरण देख लीजिए, जो परीक्षा में पूछे गए उदाहरण, परीक्षा में पूछने योग्य है। तो यहाँ देख लीजिए अति जोड़ अधिक हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा, यदि जोड़ अपी हो जाएगा, यद्यपि हो जाएगा, इति जोड़ आदि इत्यादि हो जाएगा, अति जोड़ अत्याचार हो जाएगा, ऊपरी जोड़ उक्त उपयुक्त हो जाएगा, अनु जोड़ अन्याय हो जाएगा, सुजोड़ अच्छे माने सुजोड़ अच्छे, तो यहाँ का स्वच्छ हो जाएगा, सुजोड़ आगत स्वागत हो जाएगा। यह सब यण संधि है। और यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ प्रति जोड़ एक प्रत्येक होता है, नि जोड़ उन नियुन हो जाएगा, अभी जोड़ उन वयु हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 12 नंबर का कि वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है। तो यह किनका हो जाएगा, तो इसका आंसर देख लेते हैं, यह है आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, नागार्जुन हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ देखिए ऑप्शन सी हिंदी के प्रगतिवादी कवि नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। और यहाँ देख लेते हैं मूल नाम, जैसे चंद्रधर शर्मा, इनका चंद्रधर शर्मा का गुलेरी यानी लोकप्रिय उपनाम जो हो गया है, गुलेरी के नाम जाने जाते हैं। राजेंद्र बाला, यह बंग महिला के नाम जाने जाते हैं। और यहाँ पे देखिए शरत चंद्र को आवारा मसीहा कहा जाता है। यहाँ कृष्ण जी को देख लीजिए, हरि कृष्ण को प्रेमी कहा जाता है, और गणेश बिहारी मिश्र जी को मिश्र बंधु, और यहाँ देखिए माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद को आधुनिक कविता के यहाँ देखिए सुमेरु कहा जाता है, और महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, और सुमित्रा आनंद पंत को यहाँ देखिए कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहा जाता है। तो ये सब बात ध्यान रखिए। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फॉर्म्स ए न्यू वर्ड बाय एडिंग्स, यहाँ टेंशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपको, यहाँ देखिए कि ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ देखिए कलेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे कलेक्शन हो जाएगा, यानी सी भरा जाएगा कोलेक्ट। चलिए 14 को देख लीजिए कि अंजलि, यहाँ ब्लैक स्थान है ना, कि यहाँ हो जाएगा आपको कि टू परसीज हर स्टडीज व्हेन सी टू दी यूनाइटेड स्टेट्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, विल कंटिन्यू गेट्स हो जाएगा, आपको ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 15 नंबर के भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। तो इसमें उचित क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा, देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, असाधारण प्रयास हो जाएगा, असाधारण प्रयास। यहाँ पे भागीरथ प्रयास का मुहावरा हो जाएगा असाधारण प्रयास।
चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि भागीरथ प्रयास मुहावरे का अर्थ हो जाएगा असाधारण प्रयास होगा, अतः विकल्प यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 16 का कि इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा होगा। तो भाववाचक क्या हो जाएगा, मिठास आपको भाववाचक हो जाएगा। यहाँ पे मिठास विशेषण से मीठा से विशेषण मिठास भाववाचक संज्ञा बनता है। तो चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं और विशेषण और भाववाचक देख लिए, विशेषण से भाववाचक संज्ञा जो बनेगा यहाँ पे देखिए निर्बल हो गया। तो निर्बल का क्या हो गया, यहाँ निर्बलता हो जाएगा। कायर के कायरता हो जाएगा, मीठा के मिठास हो जाएगा, चतुर के चतुराई हो जाएगा, निपुण के निपुणता हो जाएगा, मधुर के मधुरी या मधुरता हो जाएगा, सुंदर के सौंदर्य या सुंदरता हो जाएगा, साहित्य के साहित्यक के साहित्य हो जाएगा, और सिद्ध के सिद्धता हो जाएगा, और एक के देखिए एक के एकता हो जाएगा, और शांत के शांति हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आगे देख लेते हैं। 17 नंबर है कि फॉर्म ए न्यू वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग्स वर्ड्स बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएटेड सुफिक्स फ्रॉम द सुफिक्सेड गिवन बेलो। यहाँ पे है मैंगेज का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको डी हो जाएगा, यहाँ पे मेंट हो जाएगा, मैनेज का यहाँ पे मेंट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 18 नंबर देख लेते हैं कि यू हैव वाइटेड टिल द लाइट वेयर ग्रीन बिफोर क्लोजिंग द रोड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ देखिए बी हो जाएगा कि आउट टू हो जाएगा, आउट टू। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 19 नंबर कि हिस्टोरी वाज टाउथ बाय हेयर चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। तो यहाँ हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा कि सी थाउट हिस्टोरी हो जाएगा, सी थाउट हिस्टोरी। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 20 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना धनानंद की नहीं है। तो धनानंद की देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा रस पीयूष निधि जो है कि धनानंद की नहीं है। और देख लेते हैं कि रस पीयूष निधि कवि सोमनाथ की रचना है। 21 को देख लीजिए कि निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है। तो हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है, तो यहाँ देख लीजिए डी सही नहीं है, यह केवल चावल के उत्पादन में सफल हुई। तो हरित क्रांति चावल में नहीं हुआ था, गेहूं में भी हुआ था। तो आगे इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा डिटेल्स। देखिए यहाँ पे कि 1960 के दशक में उत्पन्न खाद्य संकट को दूर करने के लिए 1966-67 ईस्वी में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नई कृषि नीति अपनाई गई, जिससे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। और हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1968 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गॉड के द्वारा दिया गया था। हरित क्रांति के घटक देख लेते हैं कि उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशक व खरपतवारनाशक, बेहतर सिंचाई प्रणाली, बेहतर शाखा सुविधा, बेहतर भंडारण और यहाँ पे देख लेते हैं बेहतर विपणन एवं वितरण सुविधाएं। और इसके तहत भारत में 1966-67 में मैक्सिको से लाए गए गेहूं एवं चावल की अधिक उपज देने वाले बीज का प्रयोग किया गया था। और भारत में हरित क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम यहाँ देखिए कि 1966 ईस्वी में खरीफ फसल से हुई थी। और यहाँ पे देखिए हरित क्रांति का लाभ मुख्य रूप से भारत के पश्चिमोत्तर भाग, हरियाणा, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश और को प्राप्त हुआ। और इसके तहत सबसे अधिक लाभ एवं उत्पादन गेहूं फसल का हुआ था। हरित क्रांति का जनक पूरे विश्व में अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को तथा भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। चलिए यहाँ पे आगे देख लेते हैं। देखिए नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है, यहाँ पे श्वेत क्रांति दूध से, लाल क्रांति मांस और टमाटर से, सुनहरी क्रांति बागवानी एवं शहद फसल से हो जाएगा। यह देखिए कि धूसर क्रांति जो हो जाएगा आपको रासायनिक उर्वरक से हो जाएगा। और यहाँ गुलाबी जो है प्याज, झींगा, मछली, औषधीय एवं फार्चूनरिस्टिकल से हो जाएगा। और यहाँ रजत क्रांति अंडा से हो जाएगा। और देखिए कि गोल क्रांति आलू से, पीली क्रांति तिलहन से हो जाएगा। और स्वर्ण रेशा यहाँ पे है, स्वर्ण रेशा जूट से हो जाएगा। और यहाँ देखिए सेफ्रॉन क्रांति जो हो जाएगा या वो केसर से हो जाएगा।
कृष्ण क्रांति जो आपको बायोडीजल से, काली क्रांति कच्चा तेल से, और बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, और मुख्य क्रांति जो है मोटे अनाज के उत्पादन से हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देख लिया सदाबहार क्रांति जो है समग्र कृषि विकास से है, और इंद्रधनुषी क्रांति सभी क्षेत्रों के उत्पादन में वृद्धि करने से है। और देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं कि उपसौर की स्थिति बनती है, तो ये आपको 4 जनवरी को बनती है। ऐसे आपको 3 जनवरी ही क्वेश्चन में दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर 4 दिया है तो 4 मार देना है, 3 रहे या 4 रहे, लेकिन जनवरी में होगा। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं कि उपसौर ऐसी खगोलीय घटना जब पृथ्वी सूर्य के अत्यंत पास होती है, तो कितना दूरी पर होती है ये देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 147.5 मिलियन किलोमीटर मतलब होता है दूरी पे, तो इस घटना को उपसौर कहते हैं। और ऐसी स्थिति सामान्यतः 3 या 4 जनवरी को होती है। और देखिए अपसौर किसे कहते हैं, ऐसी खगोलीय घटना जब पृथ्वी सूर्य से अत्यधिक दूर होता है। देखिए यहाँ पे 152 हो जाएगा, 147 है, देखिए दूर हो जाएगा इससे, तो इस यहाँ पे हो गया कि मिलियन किलोमीटर इतना दूर है पर होती है, तो उसे यहाँ पे अपसौर कहते हैं। और ऐसी स्थिति सामान्यतः 4 जुलाई को होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है 4 जुलाई, याद रखिएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए कि 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, और इन दिनों तिथियों को समस्त विश्व में दिन और रात बराबर होती है, और इस स्थिति को विषुव कहते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा तथा रात सबसे छोटा है, और इस स्थिति को यहाँ पे ग्रीष्म अयनांत या उत्तर अयनांत भी कहते हैं। यहाँ आगे देख लेते हैं कि 22 यहाँ पे देखिए कि 22 दिसंबर को सूर्य की किरण मकर रेखा पर लंबवत होती है, और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे छोटी तथा रात सबसे बड़ी होती है, और इस स्थिति को शीत अयनांत या दक्षिण अयनांत कहते हैं। आगे देख लेते हैं 23 नंबर कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है, तो ये आपको हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ये हो जाएगा मार्शल हो जाएगा, यहाँ पे मार्शल हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ब्रिटिश अर्थशास्त्री प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार मनुष्य भौतिक कल्याण पाने के लिए धन कमाता है, अर्थात इसका मूल उद्देश्य मानव के कल्याण में वृद्धि करना है। प्रोफेसर पिंगुक के अनुसार अर्थशास्त्र की आर्थिक कल्याण सामाजिक कल्याण के उस भाग से है जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मुद्रा के मापदंड से संबंधित किया जा सकता है। उन्होंने यह भी बात पर बल दिया कि अर्थशास्त्र में आर्थिक हित का अध्ययन किया जाता है, और एडम स्मिथ एक ब्रिटिश नीतिवेदा दार्शनिक और राजनैतिक अर्थशास्त्री थे। इन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का संपादक जनक माना जाता है। एडम स्मिथ ने उपभोक्ता का प्रत्यक्ष संबंध उत्पादन से है, और सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? यह एडम स्मिथ ने। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 24 नंबर देखिए कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, तो आपको ऑप्शन ये हो जाएगा। देखिए कि फर्डिनेंड की सेरोजेवा में हत्या हो गई थी, इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। और इसके बारे में देख लीजिए, देखिए यहाँ पे ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की सेरोजेवा में हत्या प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। और प्रथम विश्व युद्ध देखिए 28 जुलाई 1914 ईस्वी को ऑस्ट्रिया द्वारा हंगरी के साथ मिलकर सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ शुरू हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर यहाँ पे 1918 को हुई थी, और इसे महान युद्ध या सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध के रूप में जाना जाता है। आगे यहाँ पर देख लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान 1920 में राष्ट्रसंघ की स्थापना होना। और यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 4 वर्षों तक चला तथा इसमें 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बट गया था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र में। धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी ने किया तथा इसमें शामिल अन्य देश देख लीजिए ऑस्ट्रिया था, हंगरी, तुर्की और बुल्गारिया आदि इसमें शामिल था। और आगे यहाँ पर देख लेते हैं
मित्र राष्ट्र में कि इंग्लैंड, जापान, रूस, यहाँ पे देख लीजिए सोवियत, यहाँ पे सोवियत संघ था, पूर्व सोवियत संघ, और संयुक्त राज्य अमेरिका एवं फ्रांस शामिल था किसमें, मित्र राष्ट्र में। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत 28 जून 1919 ईस्वी को जर्मनी के साथ हुई वर्साई की संधि को द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण माना जाता है और इसी संधि के तहत आधिकारिक रूप से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। और देख लेते हैं यहाँ पे आगे, 18 जनवरी 1919 ईस्वी को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ और इसमें 27 देशों ने भाग ले रहे थे, मगर शांति संधि का शर्त केवल 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तय कर रहे थे। देखिए बाल्कन युद्ध जो है आपको 1912 और 1913 में बाल्कन प्रायद्वीपीय में लड़े गए 2 संघर्षों की एक श्रृंखला थी। प्रथम बाल्कन युद्ध 8 अक्टूबर 1912 से 30 मई 1913 तक तथा दूसरा बाल्कन युद्ध 16 जून 1913 से 10 अगस्त 1913 तक चला था। देखिए प्रथम बाल्कन युद्ध यहाँ पे मोटोमन साम्राज्य और 4 बाल्कन राज्य ग्रीस, सर्बिया, मोंटेनेग्रो और बुल्गारिया के बीच हुआ। इनमें ऑटोमन, यहाँ पे देख लीजिए ऑटोमन साम्राज्य की हार हुई थी। दूसरा देख लेते हैं कि दूसरा बाल्कन युद्ध बुल्गारिया और 4 बाल्कन राज्य जैसे सर्बिया, सोमानिया, ग्रीस और मोंटेनेग्रो के बीच हुआ और इस युद्ध में बुल्गारिया को काफ़ी क्षति का सामना करना पड़ा था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं 25 का कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो आपको देख लीजिए ऑप्शन सी यानी बालाथल जो है संबंधित नहीं है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि बालाथल संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है। बालाथल पश्चिमी भारत के राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जिसका संबंध 90 आहार बनास संस्कृति से है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि बालाथल बनास एवं उसकी सहायक नदियों के घाटियों में से स्थिर है और इस स्थल को खोज B.N. मिश्रा के द्वारा 1962-63 में की गई थी। बनास जो है आहार बनास संस्कृति सभ्यता का संबंध राजस्थान क्षेत्र से है और यह सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समीपवर्ती और समकालीन है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के उत्तर अवस्था की कुछ अन्य सभ्यता भी थी। उदाहरण के देख लेते हैं कि कुलीनाल हो गया, झाकर हो गया, मालवा संस्कृति हो गया, कायथा हो जाएगा संस्कृति तथा जोरबे संस्कृति हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता आधि ऐतिहासिक और कांस्ययुगीन सभ्यता थी। रेडियो कार्बन जो है 14 पद्धति द्वारा इसकी सर्वमान्य तिथि काल यहाँ पे 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व मानी गई है। त्रिभुजाकार है तथा क्षेत्रफल जो है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए भौगोलिक विस्तार देखिए उत्तर सीमा जो है आपको मांडा जम्मू कश्मीर तक चिनाब नदी तक है। और इधर देख लेते हैं पश्चिम में देख लीजिए सुतका गेंडोर बलूचिस्तान दशक नदी पश्चिम सीमा हो गया। और इधर पूर्वी सीमा देख लीजिए कि आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश हिंडन नदी तक है। और यहाँ पे दक्षिण में देख लीजिए यह है दैमाबाद महाराष्ट्र में है और परवारा नदी पर। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी हरियाणा में है। और सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल जो कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो हो गया। चलिए आगे यहाँ देखिए कि चन्हुद्रो, कालीबंगा, लोथल, रोपड़, रंगपुर, बनवाली, धौलावीरा तथा आलमगीरपुर इत्यादि जो है आपको यह भी उसी का साक्ष्य है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि रोपड़ स्थल सतलज नदी के किनारे पंजाब के रोपड़ ज़िला में स्थित है और इसकी खोज बीबी लाल द्वारा 1950 ईस्वी में तथा यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1953 से 56 में किया गया था। और यहाँ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं लोथल। देखिए लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में स्थित है और इसकी खोज सर्वप्रथम डॉक्टर रंगनाथ राव द्वारा 1954 ईस्वी में किया गया था। और लोथल से बंदरगाह तांबे का कुत्ता, 3 युगल समाधियाँ, फारस की मुहर, छोटा दिशा मापक यंत्र, धान
का साक्ष्य, धान का चावल का साक्ष्य मिला है। घोड़े की लघु मूर्ति, यहाँ मृद मूर्ति मिली है और मन का यानी उद्योग आदि के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है और इसके खोज वर्ष 1951 ईस्वी में सर्वप्रथम अमलानंद घोष द्वारा तथा वर्ष 1961 ईस्वी में बीबी लाल एवं बिक्के थापर द्वारा किया गया था। और कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। आयताकार 7 अग्नि वेदिका मिला है। कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ, फिर देखिए सिलवट्टा मिला है। सूती कपड़े की छाप मिली है। कच्ची ईंटों से बने मकान और देखिए मणिक के एवं मिट्टी के मनके मिले हैं। बेलनाकार मुहरे आदि प्राप्त हुए हैं। ये आपको देख सकते हैं कि निम्न में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा से के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है तो आपको हो जाएगा ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा, बिहार जो है कर्क रेखा के ऊपर में स्थित है। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर देख लेते हैं कि कर्क रेखा एशिया, अफ्रीका तथा मध्य अमेरिका से होकर गुजरती है। कर्क रेखा 17 देशों से होकर गुजरती है। मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, यहाँ देखिए मॉरिटानिया से, माली से हो जाएगा, अल्जीरिया, नाइजीरिया, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब यहाँ पे, और संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन तथा ताइवान के साथ गुजरती है। और यहाँ पे देख लेते हैं कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर के गुजरती है कर्क रेखा भारत से। यहाँ देख लेते हैं भारत में माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन? माही नदी। यहाँ भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बार बराबर भागों में विभाजित करती है और इसे 0 डिग्री अक्षांश के नाम से भी जाना जाता है। भूमध्य रेखा विषुवत रेखा को 13 देशों से होकर गुजरती है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये कि 13 देश में हो गया कि इक्वाडोर हो जाएगा, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो प्रजातांत्रिक हो जाएगा, गणराज्य युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, यहाँ किरीबाती तथा साओ टोम और प्रिंसिपे। यहाँ देख लेते हैं कि भूमध्य रेखा एशिया महाद्वीप के द्वीपीय देशों अफ्रीका महाद्वीप तथा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप में कांगो नदी या ज़ायरे नदी कहिए, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। देखिए यह अफ्रीका महाद्वीप में है और कांगो नदी जो है 2 बार काटती है यहाँ भूमध्य रेखा को। चलिए आगे देख लेते हैं कि भूमध्य रेखा केनिया, युगांडा तथा तंजानिया की सीमा पर अवस्थित विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है। मकर रेखा दक्षिण गोलार्ध में विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री यहाँ दक्षिणी की कोणीय दूरी पर स्थित है और मकर रेखा 10 देशों से होकर गुजरती है। यहाँ पे चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर तथा ऑस्ट्रेलिया से होकर के गुजरती है। मकर रेखा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। दक्षिण अफ्रीका के हाई वेल्ड से निकलने वाली लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन नदी? लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए 27 नंबर देखिए, भारत ने यहाँ पे धरणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए हैं? तो धरणीय विकास के कितने लक्ष्य है? तो यहाँ पे देख लीजिए 17 है, आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड यहाँ पे देखिए कि 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के संकल्प को ही सतत विकास लक्ष्य के नाम से जाना जाता है। भारत सहित 193 देश ने दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासंघ की 17वीं बैठक में इसे स्वीकार किया तथा 15 वर्ष के अंतर्गत अर्थात 2030 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। और यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए 1 जनवरी 2016 से यह लागू किया गया, जिसमें 17 लक्ष्य तथा 169 उप लक्ष्य निर्धारित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र एजेंडा 2030 यानी 2030 यहाँ पे में कुल 17 लक्ष्य
इस प्रकार है। और गरीबी का अंत हो जाएगा, भूखमरी समाप्त करना, स्वस्थ जीवन एवं आरोग्य, यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो जाएगा, लैंगिक समानता हो जाएगा, शुद्ध जल स्वच्छता हो जाएगा, और किफ़ायती एवं स्वच्छ ऊर्जा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास हो जाएगा, उद्योग नवाचार और अवसंरचना हो जाएगा, असमानता में कमी हो जाएगा, टिकाऊ शहर एवं समुदाय, सतत उपयोग एवं यहाँ पे उत्पाद हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए जलवायु परिवर्तन हो जाएगा, पानी के नीचे जीवन हो जाएगा, फिर देखिए भूमि पर जीवन हो जाएगा, शांति, न्याय और सुदृढ़ संस्थान हो जाएगा, गोल लक्ष्य के लिए भागीदारियाँ हो जाएगा। 28 को देखिए, किसी समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की है। तो आपको देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति का गठन 1976 में किया गया था और जिसमें संविधान के 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने का सिफारिश की गई थी। आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि इस समिति में सिफारिश के तहत 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यहाँ पे संविधान में भाग 4 के क में और अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था और 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया और इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। मौलिक कर्तव्यों को देखिए सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिया गया है। फिर देखिए राजेंद्रन सच्चर समिति का गठन वर्ष 2005 में किया गया था और इसका संबंध मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति की जांच करने से था। और यहाँ देखिए रंगराजन समिति का गठन 2012 में गरीबी के आकलन के लिए किया गया था और इस समिति के अनुसार शहरों में प्रतिदिन 47 रुपया और गाँवों में 32 रुपया से कम खर्च करने वाले गरीब माना गया था। और यहाँ पर देखिए वर्तमान में गरीबी का आकलन नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। और यहाँ देखिए एच देवरा समिति का गठन 2014 में किया गया था और इसका संबंध विश्वविद्यालय की समीक्षा से था, जिसे यहाँ डीम्ड होने के कारण अयोग्य घोषित किया गया था। डीम्ड होने के कारण यहाँ पर देख लीजिए कि हरित क्रांति के जनक हैं, तो इसमें हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे? नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे। देखिए कि नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे इसमें। और इसका देख लेते हैं यहाँ तो कहता है ये व्याख्या देखने के लिए आगे, लेकिन अगर भारत में पूछा जाए तो ये स्वामीनाथन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नॉर्मन बोरलॉग को दिया गया है। भारतीय अगर पूछता है तो ये स्वामीनाथन हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 30 नंबर। देखिए 30 नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुने जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व भेजते हैं। तो सबसे ज़्यादा भेजा जाता है, तो देख लेते हैं आपको देख लीजिए यहाँ पे कि बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान का युग्म लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व भेजते हैं। जैसे कहने का मतलब कि ऑप्शन के अनुसार चलना है, तो ऑप्शन में बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान जो था आपको ऑप्शन के अनुसार सही है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए संविधान के भाग 5 में संघ सरकार के अंतर्गत लोकसभा की संरचना का उल्लेख है, आपको अनुच्छेद 81 में मिलता है। लोकसभा को प्रथम सदन तथा निम्न सदन भी कहा जाता है। लोकसभा के सदस्य की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है, जिसमें राज्यों से 530 सदस्य अधिकतम तथा संघीय क्षेत्रों से 20 सदस्य अधिकतम निर्वाचित किया जा सकता है। और आगे देख लीजिए वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543, जिसमें 524 सदस्य राज्य सदस्य और यहाँ देखिए 28 राज्यों से हैं तथा 19 सदस्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में 5 साल से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, परंतु 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में पुनः 5 वर्ष कर दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा में आंग्ल भारतीय की सीटों की आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। और यहाँ पर सर्वाधिक लोकसभा सीट वाले राज्य है, देखिए उत्तर प्रदेश 80 है और महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42, बिहार 40, तमिलनाडु 39, मध्य प्रदेश 29, कर्नाटक 28, गुजरात 26, राजस्थान 25, आंध्र प्रदेश 25 और यहाँ उड़ीसा 21 आदि प्रमुख हैं।
मिजोरम और देखिए यहाँ पे मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या एक है, जो सबसे कम है। यहाँ में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? तो किसने भाग, तो देखिए कि स्वामी विवेकानंद भाग लिए थे। देखिए यहाँ पे स्वामी विवेकानंद वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे और इनका वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था और स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था और इनके जयंती 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। इन्होंने अपने गुरु की स्मृति में वर्ष 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। और यहाँ पर देख लेते हैं, स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखे हैं। ये चीज़ पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भाषाओं का संकलन और यहाँ देखिए लेक्चर्स फॉर कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में है। और स्वामी विवेकानंद को 19वीं शताब्दी के नव हिंदू जागरण का संस्थापक भी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था। चलिए आगे देख लेते हैं। 32 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा आपको, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। देखिए समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी के तौर पर 350 ईस्वी में गुप्त वंश का शासक बना और इसने आर्यावर्त तथा दक्षिणावर्त के देखिए 12 शासकों को पराजित किया। आगे देख लेते हैं, इसका पराजित किया और इन्हीं विजयों के कारण इतिहासकार विसेंट स्मिथ द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति, स्तंभ लेख का संबंध समुद्रगुप्त से है और इनमें समुद्रगुप्त को धरणी वंद, देखिए धरणी वंद अर्थात संपूर्ण पृथ्वी को विजय करने वाला बताया गया है। समुद्रगुप्त के सिक्के पर उसे बीना बजाते हुए दिखाया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। 33 नंबर देख लेते हैं कि निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है? ये आपको देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, मिल हो जाएगा। मिल का संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 34 नंबर देख लेते हैं। पीपुल्स वार ग्रुप मतलब संबंधित है, तो यह आपको नक्सलवादी से संबंधित है। पीपुल्स वार का संबंध भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से और माना जाता है कि इस समूह का संबंध श्रीलंका के यहाँ लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म्स से भी रहा है। देखिए इसका गठन 22 अप्रैल 1980 ईस्वी को आंध्र प्रदेश में कोंडापल्ली सीतारामैया द्वारा किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। 35 नंबर देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? तो 35 का आपको हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, वाई के अलग समिति हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं वाई के अलग समिति का संबंध गरीबी के आकलन से है और इसका गठन 1977 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पे दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव सुधार से है और इसका गठन 1990 ईस्वी में किया गया था और इस समिति ने 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाने की सिफारिश की थी। आगे यहाँ देख लेते हैं तारकुंडे समिति का संबंध चुनाव सुधार से है और जयप्रकाश नारायण ने BM तारकुंडे की अध्यक्षता में 1974 में इस समिति की नियुक्ति की और इसीलिए इसे JP समिति या तारकुंडे समिति भी कहा जाता है। इस समिति के मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष करने की सिफारिश की गई थी, जिसे 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में किया गया था। 36 नंबर देख लेते हैं कि कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? तो यहाँ हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, माओ जेडोंग हो जाएगा। माओ त्से तुंग या माओ जेडोंग चीनी क्रांतिकारी राजनैतिक विचारक और साम्यवादी दल के नेता थे और जिनके नेतृत्व में चीनी क्रांति सफल हुई। उन्होंने जनवादी गणतंत्र चीनी की स्थापना
चीन की के स्थापना से मृत्यु पर्यंत तक चीन का नेतृत्व किया। चीन की महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति जनवादी गणराज्य चीन में माओ त्से तुंग द्वारा चलाया गया और एक सामाजिक राजनैतिक आंदोलन था और यह आंदोलन 1966 से 76 ईस्वी तक चला था। यहाँ पे देखिए सन्यात सेन चीन के क्रांतिकारी नेता तथा चीनी गणराज्य गणतंत्र के प्रथम जन्मदाता थे राष्ट्रपति एवं जन्मदाता थे। चीनी गणतंत्र में उन्होंने राष्ट्रपिता कहा जाता है, जबकि चीनी जनवादी गणतंत्र में उन्हें लोकतांत्रिक क्रांति का अग्रदूत कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। जापान में रक्तहीन क्रांति या मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई? तो आपको हुआ था, आपको देख लीजिए 1868 एडी में। जापानी सामंती व्यवस्था से ग्रसित था और सामंती अपने शासन की सारी व्यवस्था स्वयं देखते थे और इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए 1868 में जापान में रक्तहीन क्रांति का जन्म हुआ। 38 नंबर देख लेते हैं। यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन से संबंधित है? तो आपको हो जाएगा ऑप्शन, देखिए बी हो जाएगा, चौथी अनुसूची हो जाएगा। यहाँ पे आगे इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियाँ थी जो वर्तमान में बढ़कर 12 हो गई है। प्रथम अनुसूची में देखिए भारत संघ के राज्यों 28 एवं शासित जो संघ शासित क्षेत्र है जो 8 है उल्लेख किया गया है। दूसरा में क्या है देख लीजिए। यहाँ पे दूसरा में आपको इनमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारी एवं राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जितने पदाधिकारी हैं वो सभी का वेतनमान यानी वेतन भत्ते और पेंशन के आदि के बारे में उल्लेख किया गया है। तीसरा अनुसूची में देख लीजिए, आपको शॉर्ट में बताएं तो तीसरा अनुसूची में देख लीजिए कि विभिन्न पदाधिकारियों को संवैधानिक पदों के शपथ या प्रतिज्ञा का उल्लेख किया गया है। चौथी में विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का उल्लेख है यानी विवरण किया गया है। यहाँ देख लेते हैं। पांचवा में देख लीजिए विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। छठी में है इनमें से असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है। देख लेते हैं 39 नंबर की संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? तो आपको 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और संस्थापक सदस्यों की संख्या उस समय 51 थी। वर्तमान में इसके सदस्य की संख्या 193 है, जिसमें दक्षिणी सूडान जो है आपको 193वां देश है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। 40 देख लेते हैं कि सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो यह जहांगीर के दरबार में आया था। और देखिए यहाँ पे सर टॉमस रो को 1615 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने भेजा था और वह जहांगीर के दरबार में आया था तथा सूरत में अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए फरमान प्राप्त करने में सफल रहा। और यहाँ देख लेते हैं कैप्टन हॉकिंस जो था, यह आपको देखिए कैप्टन हॉकिंस भी जहांगीर के दरबार में आया था। वह 1608 ईस्वी में भारत आया था, जो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम से भारत के मुगल बादशाह अकबर के नाम एक पत्र लाया था, किंतु जब वह भारत पहुंचा तो अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और जहांगीर बादशाह बन गया था। हॉकिंस जहांगीर से 1909 ईस्वी में आगरा दरबार में मिला और फारसी में बात की। जहांगीर ने हॉकिंस को इंग्लिश खाकी उपाधि दी थी। यहाँ पे देख लेते हैं अकबर के बारे में। देखिए कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा राणा वीरसल के महल में हुआ था और अकबर के पिता हुमायूं तथा माता हमीदा बानो बेगम थी। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात 13 वर्ष की आयु में अकबर मुगल वंश का शासक बना। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ, फलतः अकबर को दिल्ली व आगरा का शासक बना दिया गया। हल्दी घाटी का युद्ध देखिए 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच
हुई थी जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ 41 तरह के निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है, तो यह आपको वेदांग हो जाएगा। और यहाँ देख लेते हैं वेदांग हिंदू धर्म ग्रंथ है और वेद यहाँ वेदार्थ ज्ञान में सहायक शास्त्र को ही वेदांग कहा जाता है। इसकी संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद एवं निरुक्त है। और देखिए ब्राह्मण ग्रंथ से तात्पर्य है वेदों का गद्य में व्याख्या करने वाला खंड, और इसमें गद्य रूप में देवताओं तथा ज्ञान की व्याख्या की गई है। देखिए यहाँ पे व्याख्या की गई है और मंत्रों पर भाष्य भी दिया गया है और इसकी भाषा वैदिक संस्कृत है। 42 नंबर की संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों को पहचानिए। तो इसमें देखिए लॉस्की वो यहाँ पे वारकर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं कि बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य सत्ता संप्रभु और निरंकुश नहीं है। समाज में मौजूद अनेक के समुदायों का अस्तित्व यहाँ राजसत्ता को सीमित कर देता है और इस विचारधारा को के प्रमुख समर्थक लॉस्की, वारकर, डियूगी, कोल, मैकाइवर आदि हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। 43 के निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत का सबसे लंबा सीमा है, तो सबसे ज़्यादा लंबा आपको बांग्लादेश के साथ होगा। देखिए भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई आपको 15,200 किलोमीटर है। इसके तट 16.6 किलोमीटर है, परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर है। और यहाँ पे देख लीजिए कि भारत के साथ पड़ोसी देश स्थल सीमा साझा करते हैं जो इस प्रकार है। यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए बांग्लादेश है जो 4096.7 किलोमीटर, और इसका कौन कौन राज्य जो है राज्य भारत से लगता है, तो देखिए पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, असम हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं। और चीन, देखिए चीन से कौन कौन लगने वाला है। यहाँ पे देखिए चीन के साथ यह सीमा लगती है कितना किलोमीटर, 3488। और यहाँ लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम चीन के साथ सीमा बना दिया। पाकिस्तान के साथ देखिए 3323, और यहाँ राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाब जो है यह सीमा बनाती है। और नेपाल के साथ 1700 देखिए 51 किलोमीटर। और देखिए इसके साथ सीमा उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल सीमा बनाती है। म्यांमार के देखिए लंबाई 1643 किलोमीटर है, और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर और नागालैंड यह सीमा बनाती है। और भूटान के साथ देख लीजिए, भूटान के साथ 699 है, और यहाँ असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम है। और देखिए अफगानिस्तान 106 किलोमीटर और लद्दाख सिर्फ बनाता है सीमा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 44 का 14वें वित्त आयोग के द्वारा राजकोषीय घाटे की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में कितनी निर्धारित की गई है, तो आपको देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं कि 14वें वित्त आयोग का गठन 2 जनवरी 2013 को किया गया और तथा इसकी सिफारिशों अप्रैल 2015 में लागू हुआ। और आगे यहाँ पे देख लेते हैं। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है और इसके गठन नवंबर 2017 में एन.के. सिंह की अध्यक्षता में की गई थी। और आगे देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं 15वें वित्त आयोग की सिफारिश वर्ष 21 से 22 से 25 से 26 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए मान्य रहेगा। और इसने राज्यों की वर्टिकल साझेदारी को 41% करने की सिफारिश की है। और वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और जिसकी अवधि 5 वर्ष की होती है। और वित्त आयोग एक संवैधानिक आयोग है। यहाँ पे आगे देख लेते हैं 45 को। देखिए निम्नलिखित में से कौन युग्म सही नहीं है। देखिए घास है और यहाँ महाद्वीप है, तो पेरियारी देखिए कि उत्तरी अमेरिका, यह ठीक है। पंपास दक्षिणी अमेरिका, ये भी ठीक है। स्टेपीज हो जाएगा आपको यूरोप। वेल्स गलत है, यहाँ देखिए ये भी सही है। और यह जो वेल जो है आपको गलत है इसमें। देखिए यहाँ पे वेल्स ये गलत था आपको। और वेल्स होगा कहाँ, तो यहाँ देखिए अफ्रीका में हो जाएगा। यह डाउन्स देखिए कि ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। स्टेपीज यूक्रेन और
यहाँ यूरेशिया में हो जाएगा, और पुस्ताज हंगरी में हो जाएगा, देखिए कंपोज ब्राजील में हो जाएगा, लानोस वेनेजुएला कोलंबिया में, अमेजन बेसिन में हो जाएगा, शमाना अफ्रीका में होता है, यहाँ दक्षिण अफ्रीका में था ये वेल्स, शमाना आपको अफ्रीका में था, पोर्टलैंड यहाँ पे देखिए अफ्रीका में है, और पटाना श्रीलंका में है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें लिखते हैं भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किसी संविधान से लिया गया है, तो ये आपको लिया गया है यूएसए से लिया गया है प्रस्तावना को। और यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तथा प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और प्रस्तावना अमेरिका से। यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया उद्देश्य संकल्प को 22 जनवरी 1940 को संविधान सभा में प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया था। और देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 3 शब्द समाजवादी, निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। और आगे यहाँ पर देख लीजिए सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर के कथनानुसार प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। और यहाँ के एम मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल अर्थात राजनीतिक कुंडली है। और ठाकुर दास भार्गव के कहने के अनुसार प्रस्तावना संविधान का सबसे यहाँ सम्मानित भाग है, और यह संविधान का आभूषण है, और यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, और यह एक उचित स्थान है जहाँ से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। देखिए अंग्रेज यहाँ राजनीति शास्त्री अर्नेस्ट वाकर प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहते हैं। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। स्रोत देख लीजिए कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो देखिए प्रस्तावना लिया गया मौलिक अधिकार है, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति, बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है। तो यह हो जाएगा आपको देखिए कि कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग अर्थात 10 सदस्य इसमें से जो भी अधिक हो। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कि बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग अथवा 10 सदस्य इनमें से जो भी अधिक हो और किसी भी कार्य को करने के लिए उपस्थित सदस्यों की 1/3 बहुमत, ये हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 48 देखिए जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितना हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ये हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि 10 करोड़ लगभग होगा, 10 करोड़ 4.1 करोड़ हो जाएगा। और बिहार का लिंगानुपात देखिए यहाँ 918 है, और बिहार की शिशु लिंगानुपात 935 है, और बिहार का जनसंख्या घनत्व आपको 1106 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। और बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या वाला 3 जिला हो जाएगा, 3 जिला पटना हो जाएगा, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए कि बिहार न्यूनतम जनसंख्या वाला 3 जिले हो जाएगा, शेखपुरा, शिवहर और अरवल है। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज हो जाएगा, देखिए 1021 है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर हो जाएगा 876। यहाँ बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास हो जाएगा, और न्यूनतम में पूर्णिया है। और बिहार में सर्वाधिक जनघनत्व शिवहर का है, और शिवहर जिला का है, तथा न्यूनतम जनघनत्व कैमूर का है। यहाँ आगे देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था। तो उस समय आपको देखिए लॉर्ड कैनिंग था, ऑप्शन ये हो जाएगा। यहाँ देखिए 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी ने यहाँ 20 NI यहाँ नेटिव इन्फेंट्री के 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र देख लेते हैं। देखिए दिल्ली था, दिल्ली में बहादुर जफर और वक्त था, और यहाँ पे विद्रोह दबाने वाला अंग्रेज था जो निकोलसन, जो कि मारा गया, और हडसन भी था। और कानपुर में नाना साहेब तात्या टोपे
यहाँ कैंपेबेल था अंग्रेज। चलिए आगे देखते हैं। 50 को दिल्ली महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपको हो जाएगा सह्याद्री। सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री भी कहा जाता है और पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई लगभग देखिए 900 से 1600 मीटर है। आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 52 में कि बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा कि पूंजी निर्माण का निम्न स्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए बिहार के पिछड़ेपन के अन्य कारणों जैसे आंशिक, यहाँ देखिए अशिक्षा हो जाएगा, बाढ़, सूखा, आर्थिक असमानता, संरचनाओं का अभाव आदि हो जाएगा। जनसंख्या में देख लेते हैं बिहार की जलवायु जनसंख्या की वृद्धि को प्रभावित करती है और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण साधनों पर दबाव बनता है। और यहाँ पे देखिए कि फलतः यहाँ आर्थिक बदहाली दृष्टिगत होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। 53 को देख लेते हैं कि वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने यहाँ पे फिंचिस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, तो आपको डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे गैलपेगोस, गैलपेगोस हो जाएगा। देखिए गैलपेगोस का अर्थ बड़े आकार के कछुआ से है और गैलपेगोस द्वीप समूह प्रशांत महासागर में स्थित और यह ज्वालामुखी द्वीप समूह है और यह इक्वाडोर का हिस्सा है। और इस द्वीप समूह को यहाँ 1978 में यूनेस्को ने विश्व का पहला धरोहर स्थल घोषित किया है। चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज प्रकाशित किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। 54 को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस में बुशमैन पाए जाते हैं? तो देखिए बुशमैन आपको कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। और यहाँ देख लीजिए जारवा जनजाति जो अंडमान निकोबार के विश्व का सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है। और देखिए कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप के नामीबिया में स्थित है। और सहारा में देख लेते हैं। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। और यहाँ देख लीजिए कि सहारा मरुस्थल जो है 11 देशों के साथ सीमा रेखा को छूती है। और यहाँ देखिए सहारा मरुस्थल का विस्तार क्षेत्रफल अल्जीरिया, चाड, लीबिया, सूडान, माली, मिस्र और यहाँ पे मोरक्को आदि देशों में है। देखिए सहारा मरुस्थल में रहने वाले दो प्रमुख खानाबदोश जनजातियां हैं। देखिए यहाँ पे है बेडोई और यहाँ पे तुआरेग है। फिर यहाँ पे देखिए गोबी मरुस्थल का विस्तार क्षेत्रफल मंगोलिया और चीन में है। और थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है जहाँ इसका विस्तार क्षेत्रफल उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान में है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए न्यायमूर्ति पूंछी आयोग किससे संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा केंद्र राज्य संबंध से हो जाएंगे। और यहाँ देख लेते हैं कि वर्ष 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा के लिए उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पूंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। और इस आयोग के अन्य 4 सदस्य थे। यहाँ पे धीरेन्द्र सिंह, विनोद कुमार, प्रोफेसर NR माधव मेनन और डॉक्टर अमरेश बागची। यहाँ पे देख लेते हैं कि फरवरी 2008 में डॉक्टर बागची के निधन के पश्चात विजय शंकर को आयोग के एक सदस्य के रूप में अक्टूबर 2008 ईस्वी में नियुक्त किया गया। और इस आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि दशक पहले किया गया था कि 2 दशक पहले गठन सरकारी आयोग के बाद बदलते राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य के कारण काफी परिवर्तन हो चुके हैं। अतः नई परिस्थितियों में केंद्र राज्य संबंधों का पुनः आकलन किया जाना आवश्यक था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 56 देख लेते हैं कि भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी? तो ये आपको देखिए कि 9 अगस्त 1994 को हुई थी। और यहाँ देख लेते हैं कि भुगतान संतुलन का तात्पर्य किसी देश का अन्य देशों के निवासियों देखिए निवासियों के साथ एक वर्ष की अवधि में समस्त लेन देन होता है। भुगतान संतुलन खाते के 2 भाग होते हैं, चालू खाता व पूंजी खाता होते हैं। चालू खाता के अंतर्गत वस्तुगत व्यापार, आयात और निर्यात के साथ साथ अदृश्य मदों जैसे बीमा, परिवहन, पर्यटन, उपहार आदि की देनदारियों को सम्मिलित किया जाता है।
और यहाँ पे देख लेते हैं कि पूंजी खाते में पूंजीगत लेनदेन, ऋण की प्राप्ति व अदायगियाँ, करेंसी लेनदेन, स्वर्ण हस्ताक्षरण आदि की प्रविष्टियाँ की जाती है। और यहाँ देख लेते हैं आगे कि नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है, ये आपको हो जाएगा भाग 2 में हो जाएगा। और अनुच्छेद देखिए कि 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता संबंधित अनुच्छेद है। यहाँ देख लेते हैं 5वें संविधान के प्राप्त प्रारंभ में नागरिकता, और 6 में देख लीजिए पाकिस्तान से भारत को प्रवर्तन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कि प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था, तो आपको देखिए 8 अगस्त 1942 को। यहाँ पे देख लेते हैं 8 अगस्त 1942 को बम्बई के ग्वालियर टैंक में वर्तमान नाम अगस्त क्रांति मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था। और इस बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो के प्रस्ताव को अंगीकार किया गया तथा निम्नलिखित घोषणाएं की गई थी। भारत में ब्रिटिश शासन को तुरंत समाप्त किया जाए। और यहाँ पर देख लेते हैं इस प्रस्ताव में यह घोषणा की गई कि स्वतंत्र भारत सभी प्रकार की फाशीवादी एवं साम्राज्यवादी शक्तियों के अन्य रक्षा स्वयं करेगा। अंग्रेजों की वापसी के पश्चात कुछ समय के लिए अस्थायी सरकार की स्थापना की जाएगी। और यहाँ देख लेते हैं ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन किया गया। और यहाँ पे देख लेते हैं कि विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है, तो ये आपको मनाया जाता है देखिए 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस है। और देखिए विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाई जाती है। और विश्व खुशहाली दिवस 2023 की थीम बी बी माइंडफुल बी माइंडफुल बी ग्रेटफुल बी काइंड हो जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 126वां और प्रथम स्थान फिनलैंड को है। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कि विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को आरपीएफ की स्थापना, देखिए 20 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 10 दिसंबर विश्व जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई को हो जाएगा। और विश्व पर्यावरण 5 जून। और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय योग देखिए 21 जून। और राष्ट्रीय खेल 29 अगस्त। और शिक्षक दिवस 5 सितंबर। और यहाँ पे देख लेते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। राष्ट्रीय योजना यहाँ पे ओजोन दिवस आपको 16 सितंबर हो जाएगा। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। और विश्व स्वास्थ्य दिवस आपको 7 अप्रैल। और विश्व वन्य जीव दिवस आपको 3 मार्च को हो जाएगा। और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। थल सेना दिवस आपको 15 जनवरी हो जाएगा। और यहाँ देख लेते हैं वायु सेना दिवस आपको 8 अक्टूबर। नौसेना आपको 4 दिवस। किसान दिवस 23 दिसंबर। और वीर बाल दिवस आपको 26 दिसंबर। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए 60 को कि दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, तो आपको अमेजन हो जाएगा, अमेजन हो जाएगा। और देखिए यह अमेरिका दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील में बहने वाली अमेजन नदी विश्व में अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है और इस महादेश की सबसे लंबी नदी है। यहाँ पर देख लेते हैं इस नदी बेसिन ब्राज़ील तथा पेरू के कुछ भागों, बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। यहाँ पे अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य आहार यहाँ पे मेनियोक है, और जिसे का कसावा भी कहते हैं। और यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। अमेजन नदी का उद्गम स्थल लैगो लैगो विल्फेरा है, तथा गिरने का स्थान अटलांटिक महासागर है। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ देख लीजिए नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है और यह विक्टोरिया झील से निकलती है। और यह सहारा रेगिस्तान से होते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। और विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और विषुवत रेखा इससे होकर गुजरती है। आसवान बांध नील नदी पर स्थित है और नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर आपको काहिरा है तथा नील नदी पर बसा अन्य शहर खार्तूम है। नील नदी की लंबाई आपको यहाँ देखिए 6,690 किलोमीटर है। चलिए आगे देख लेते हैं, 61 को देख लेते हैं। 61 को कि देखिए शक्ति गुणांक का मान होता है, तो देखिए 0 व 1 के बीच होता है। और यहाँ पे देख लीजिए 62 को देख लेते हैं
कि निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है। सबसे अधिक आपको अल्फा कण का हो जाएगा सबसे अधिक द्रव्यमान। देख लीजिए यहाँ पे। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 63 का कि कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होती है, तो जिसमें क्या होती है यहाँ देख लीजिए डी है, ZnCO3 होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होती है, तो आपको देखिए वर्तिकाग्र से होता है, वर्तिका से होता है। देखिए पुष्पीय पौधे में पुष्प एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है और पादप का जनन भाग पुष्प होता है। और पुष्प के 4 मुख्य भाग होते हैं। बाह्य दलपुंज होते हैं, पुमंग होता है और ज्यांग होते हैं। देखिए 65 को देखिए कि अमोनियम आयन है, तो अमोनियम आयन हो जाएगा आपको यहाँ पे देख लीजिए। अमोनियम आयन एक संयुग्मी अम्ल है। यहाँ पे देखिए 66 को देखिए यहाँ पे कि निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे CH4 हो जाएगा। मीथेन को कहा जाता है। देखिए यह एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है और ये एक कार्बनिक गैस है और इसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है, तो देख लीजिए इसमें यहाँ पे बी हो जाएगा। ये आपको गलत दिखा रहा है। यहाँ पे देख लीजिए इसका साइज दिया गया है। यह आवर्त में बाएं से दाएं और परमाणु का आकार घटते क्रम में यहाँ पे है। यहाँ देख लीजिए आप लोग। चलिए फिर यहाँ देख लीजिए कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, तो यहाँ पे देख लीजिए। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। कॉटन जीन का आविष्कार किसने की। यहाँ कॉटन जीन का आविष्कार यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, एली ह्यूटनी ने किया था, ह्यूटनी ने। आगे देख लेते हैं। वैज्ञानिक एली ह्यूटनी ने कॉटन जीन्स का आविष्कार किया था। यहाँ देख लेते हैं कि मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का परास है, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 20 से 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है कुछ। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 70 का। 70 को देख लेते हैं कि जीन परिवर्तन तकनीकी जिसे CGR कहते हैं, इसे विकसित किया था, तो किसने किया था। यहाँ पे मूलिश ने किया था। यहाँ देख लेते हैं कि वर्मी कॉम्पोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम है, तो इसमें देखिए केचुआ हो जाता है वर्मी कॉम्पोस्ट में, केचुआ। और देख लिया वर्मी कॉम्पोस्ट के कंपोजिटीकरण प्रक्रिया में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे यहाँ पशुधन का मल मूत्र गोबर आदि, सब्जी के छिलके एवं कचरा जानवरों द्वारा प्रत्यक्त सारे घरेलू कचरे, यहाँ सीवेज कचरे, फेंके हुए खरपतवार आदि को गड्ढे में यहाँ पे गिलगित करते हैं। ये कंपोस्ट को केचुआ द्वारा पौधों तक तथा जानवरों के अपशिष्ट पदार्थों के शीघ्र निरस्तीकरण द्वारा बनाया जाता है और इसे वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। वर्मी कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषण बहुत अधिक मात्रा में होते हैं और केचुआ एनेलिडा वर्ग से संबंधित है और इन्हें किसान का मित्र और प्रकृति का हलवाहा और पृथ्वी की आंत एवं मृदा उर्वरक का यहाँ पे बैरोमीटर भी कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। 72 को देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों के जाल की चाल दी जाती है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आगे 72 को देखते हैं। 73 को निम्नलिखित में से उच्च चालक कौन सा है, तो यह उच्च चालक आपको देखिए सिल्वर हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। जिस पदार्थ के होकर आवेश का प्रवाह सरलता से होता है उसे चालक कहते हैं। लगभग सभी धातुएं लवणों के जलीय विलयन इत्यादि चालक है। चांदी सबसे अच्छा विद्युत का चालक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 74 को देखिए प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है, तो आपको 0 हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं यहाँ पे 75 को देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिस्थिति मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, तो आपको सी हो जाएगा, सामाजिक वानिकी हो जाएगा।
देखिए सामाजिक वानिकी से तात्पर्य पर्यावरण, सामाजिक व ग्रामीण विकास के उद्देश्य से वनों का रोपण यानी वनारोपण, संरक्षण, प्रबंधन तथा ऊसर भूमि पर वृक्षारोपण से है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 76 का कि वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो आपको डी हो जाएगा, सटन एवं बोमेरी ने। सटन बोमेरी ने। चलिए आगे यहाँ देख लीजिए कि इस सिद्धांत के अनुसार गुणसूत्र वंशगत जानकारी के वाहक होते हैं। चलिए आगे यहाँ देख लीजिए 77 का कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसमें कौन हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपको लकड़ी का जलना जो हो गया, यह आपको रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। बाकी देखिए जल में बर्फ में जमना यह आपको भौतिक हो जाएगा, बर्फ का पिघलना भौतिक हो जाए, चीनी का पानी में घुलना यह भौतिक हो, लेकिन यह आपको रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है, तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। देखिए सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, वर्मी कल्चर कृमि पालन, हॉर्टिकल्चर उद्यान विज्ञान और पिसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन है। माइकोलॉजी कौकों का अध्ययन होता है, फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन होता है, और यहाँ पे एंथोलॉजी पुष्पों का, और पोमोलॉजी फलों का, और ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है, और एक्थियोलॉजी आपको यहाँ देख लिए एक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, और एंटोमोलॉजी कीटों का, और एंड्रोलॉजी आपको वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 79 का है कि एक सौर जल हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता है? जल कब प्राप्त नहीं किया जाता है? तो यहाँ देख लीजिए आपको हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कि बादल छाए हुए दिन में। बादल छाए हुए दिन में सौर जल हीटर से गर्म नहीं हो पाएगा। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं कि सौर वाटर हीटर को काम करने के लिए धूप की आवश्यकता होती है, और सूर्य की रोशनी की अनुपलब्धता के कारण बादल भरे दिन एवं वाटर हीटर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। चलिए यहाँ देख लीजिए सौर वाटर हीटर छत पर रखे कलेक्टर के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और इसे गर्मी में परिवर्तित कर देता है।